दोस्तों, आज बहुत खुशी के साथ आपको इन्फॉर्म कर रहा हूँ कि मैं इंडियन पेनल कोड 1860 का सेक्शन 1 से सेक्शन 511 तक पूरा समाप्त कर दिए हैं और आप मेरा वो वीडियो डिटेल में देख सकते हैं। चैप्टर वाइज है, सेक्शन वाइज है और प्रत्येक सेक्शन को उसमें डिटेल में कवर किया गया है। पूरे वर्ल्ड में कहीं भी प्रत्येक सेक्शन को कवर करके वीडियो नहीं बनाया गया है। दूसरा दोस्तों यह कि आज से मैं इंडियन एविडेंस एक्ट 8072 शुरू किया हूं, तो इससे भी मुझे बहुत खुशी होती है। इसमें टोटल 1 से लेकर के 167 तक सेक्शन है और उस प्रत्येक सेक्शन को इसमें भी हम कवर करेंगे डिटेल में, और जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है उस पर और डिटेल में कवर करते हैं। ज़्यादा थोड़ा उसको अच्छे से देखते हैं, उस पर जो इलस्ट्रेशन है उसको भी एनालिसिस करते हैं और उस पर जो केस ला है, जो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का केस है उसको भी एनालिसिस करते हैं, ताकि आपके लिए यह बहुत ही अधिक बेनिफिशियर और आपके लिए लाभदायक लाभप्रद हो सके। और आपको यदि यह क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं तो आप इसको अच्छी तरह से लिख सकते हैं। दोस्तों, किसी भी एग्जाम के लिए यदि आप बेयर एक्ट अच्छी तरह से समझ के गए हैं, जान के गए हैं, उसमें जितना केस ला है उसको भी लिख दिए हैं और वो क्या है, फंडामेंटल होता है और फंडामेंटल आप लिख दिए हैं, तो यह पास करने के लिए किसी भी एग्जाम को, चाहे जुडिशरी हो, एपीओ हो, उसको करेक्ट करने के लिए काफी होता है। तो ठीक है दोस्तों, आज हम शुभारंभ करते हैं इंडियन एविडेंस एक्ट 8072। यह एक्ट नंबर 1 है ऑफ 8072। इसका मीनिंग क्या होता है दोस्तों? इसका मीनिंग होता है कि एक साल में, एक फाइनेंशियल ईयर में जितने भी एक्ट बनते हैं, तो उसका पहला एक्ट बनेगा तो एक्ट नंबर 1, दूसरा बनेगा तो 2, तीसरा बनेगा तो 3। जैसे इंडियन पेनल कोड का क्या है, एक्ट नंबर 45 है, तो उसका क्या है, उससे पहले उस साल कम से कम 44 एक्ट बन चुके हैं, या मतलब कोई भी एक्ट हो, 44 एक्ट पास हो चुके हैं। तो इसका नंबर था 45वां, इसका नंबर है 1, मतलब फर्स्ट एक्ट ही है, यह 8072 में फर्स्ट एक्ट ही पास हुआ है। और प्रियम्बल इसका क्या है दोस्तों? प्रियम्बल ये बताता है कि एक जिस्ट है, पूरे एक्ट का एक जिस्ट है, एक उद्देश्य है, एक मोटो है, एक ऑब्जेक्ट है। व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस एक्ट, ये बताता है दोस्तों प्रियम्बल। तो वेयर एज इट इज एक्सपेडिएंट टू कंसोलिडेट, मतलब कहीं कहीं एविडेंस एक्ट है और सारे जगह पे है, किसी अलग अलग किताब में है, अलग अलग एक्ट में है, अलग अलग स्टेट का है, अलग अलग सेंट्रल गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट का है, तो उस सब को इकट्ठा कर देना एक जगह लाके, भाई एविडेंस एक्ट अब एक ही रहेगा और वो है इंडियन एविडेंस एक्ट 8072। डिफाइन प्रत्येक वर्ड को एविडेंस एक्ट में, जो भी प्रत्येक वर्ड है उसका डिफिनीशन दिया जाएगा, और यदि जरूरत पड़ा तो अमेंड द लॉ ऑफ एविडेंस, पुराने जो इंडियन एविडेंस लॉ हैं, एक्ट हैं, इनैक्टमेंट है, उस सबको अमेंड करके और उस सबको रिपील्ड कर दिया जाए, समाप्त कर दिया जाएगा और एक ही इंडियन एविडेंस एक्ट 8072 रहेगा। इट इज हेयर बाय इनेक्टेड एज फॉलो, इसलिए इस एक्ट को निम्न प्रकार से इनेक्ट किया गया है, जो कि सेक्शन 1 से लेकर 167 तक फॉलो करता है। अब देखते हैं दोस्तों पार्ट 1, रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट। यह बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और यह बार बार एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट। तो कोई भी मिस अपराध को कोर्ट में साबित करता है, तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर या इन्फॉर्मेंट के एडवोकेट है, साबित करता है, तो उसके लिए वो क्या करता है कि रिलेवेंट सिर्फ फैक्ट को, जो मर्डर हुआ था, कैसे मर्डर हुआ, कौन मर्डर किया और कहाँ देखा, हाँ तो सिर्फ ये बताओ किसने मर्डर किया, आपने देखा, तो इतना से नहीं चला जाएगा, इतना से काम नहीं होगा, क्योंकि आजकल अपराधी भी बहुत शातिर होते हैं और वो हाईली सिक्रेसी मेंटेन करते हैं, एविडेंस को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, तो किसी भी अपराध को प्रूव करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इसलिए रिलेवेंट फैक्ट को भी अलाउ किया जाता है, एडमिट किया जाता है कि कोर्ट में लाइए, कोर्ट में रखिए और किसी भी तरह से आप साबित कीजिए कि अपराध, मर्डर जो है अक्यूज ने किया है। मान लो कि एविडेंस नहीं मिल रहा है,
लेकिन सर्कमस्टांशियल एविडेंस है कि इतना बजे रात को वो आस पड़ोस में देखा गया था, उसके बाद उसके साथ बच्चा था और बच्चे के साथ घर में जाते हुए देखा गया। उसके बाद जब वो निकला तो बच्चा उसके साथ में नहीं था, और कुछ लोग उस अंदर गए तो बच्चा जो है वो डेड था, उसको मतलब गला काट दिया गया था। और उसके बाद जब इसको पकड़ा गया तो इसके हाथ में ब्लड का स्टेन मिला और इसको डीएनए मैच किया गया, प्रोफाइलिंग, तो बच्चा का ही ब्लड था। इसके बाद इसके कपड़े में भी ब्लड का स्टेन पाया गया, जिसको मैच किया गया तो बच्चा का ही ब्लड का स्टेन था। तो ये क्या है दोस्तों? सर्कमस्टांशियल एविडेंस है। तो क्या सर्कमस्टांशियल एविडेंस द्वारा किसी को कन्विक्शन किया जा सकता है? एकदम किया जा सकता है, 100% किया जा सकता है। लेकिन सर्कमस्टांशियल एविडेंस कहीं भी चेन ब्रेक नहीं होना चाहिए। एक दूसरा बात, आपको क्रिमिनल लॉ में, सिविल में नहीं, क्रिमिनल में, सिविल में प्रोबेबिलिटी पे डिपेंड करता है। क्रिमिनल लॉ में बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव करना है केस को, तब जाके कन्विक्शन होगा। तो अब दोस्तों कहता है रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट, कि रिलेवेंट फैक्ट क्या है। तो रिलेवेंट फैक्ट क्या है, ऐसे समझे दोस्तों कि वह फैक्ट, पहले वह फैक्ट है जो फैक्ट इन इशू एक हो गया, और उससे जो रिलेटेड फैक्ट है वो रिलेवेंट फैक्ट है, पहला। दूसरा पहला हो गया रिलेवेंट फैक्ट, पहला हो गया फैक्ट इन इशू, और उससे जो रिलेटेड है वो रिलेवेंट फैक्ट दूसरा, और रिलेवेंट उस रिलेवेंट फैक्ट से भी जो रिलेटेड है वो भी है रिलेवेंट फैक्ट। तो ये है दोस्तों रिलेवेंट फैक्ट। तो हम रिलेवेंट फैक्ट के बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर 1 प्रिलिमिनरी। पहला है शॉर्ट टाइटल, सेक्शन 1 कहता है शॉर्ट टाइटल। तो दिस एक्ट में बी कॉल्ड इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। लॉन्ग टाइटल क्या है? तो इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, एक्ट नंबर 1 ऑफ 1872। अब एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। अब एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर नहीं दोस्तों, अब एक्सेप्ट की जगह पर आप कर दें इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर, कि जम्मू एंड कश्मीर इसमें अब इंक्लूडेड हो जाएगा। अब इसमें इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर कर दें दोस्तों, इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। अब ये नहीं रह जाएगा, यहाँ पर जो ये है ये नहीं रह जाएगा, इसको आप क्रॉस कर सकते हैं, इसको हटा सकते हैं। इंक्लूडिंग जम्मू कब से? तो अक्टूबर 2019 से, 31 अक्टूबर 2019 से अब ये नहीं है। इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर ये अब नहीं है, ये कट गया। ठीक है दोस्तों, इसको आप काट सकते हैं, इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर होगा। तो एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू और कश्मीर विथ इफेक्ट फ्रॉम 31 अक्टूबर 2019। यही हो गया दोस्तों कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट। यह एक्ट कब से लागू हुआ? पहले क्या होता है दोस्तों, ड्राफ्ट होता है, बहुत बहस होता है, मोशन पे जाता है, और उसके बाद ऑब्जेक्शन उसमें आता है, कमेटी को जाता है, तो उसके बाद बिल पर लोकसभा में पास हुआ, फिर राज्यसभा में सेम प्रोसीजर, राज्यसभा में पास हुआ, फिर जाकर के प्रेसिडेंट का साइन हुआ। तो क्या वो लागू हो गया? नहीं, प्रेसिडेंट का साइन हुआ तो वो एक्ट तो है, बिल नहीं रहा, बिल अब ड्राफ्ट नहीं रहा, वो एक्ट हो गया। लेकिन लागू होगा जो मेन अथॉरिटी इंडिया में किसके पास है? जनता के पास है, जो कि राष्ट्रपति से भी ऊपर है। उससे तो आप पूछा नहीं, तो उससे भिखारी की तरह ही सही, लेकिन उससे यदि आप पूछते हैं, उससे भिखारी की तरह ही सही, उससे आप पूछते हैं, तब जाकर के आपको एक्ट वो लागू हो जाएगा। तो उसको बोलते हैं गजेटेड नोटिफिकेशन। तो गजेटेड नोटिफिकेशन निकालिएगा कि मैं इंडियन एविडेंस एक्ट 1 सितंबर 1872 से लागू कर रहा हूँ, तब आपका एक्ट हो जाएगा, इंडिया में लागू हो जाएगा। तो ये दोस्तों तो अच्छा तरीका नहीं है भारत की जनता से पूछने के लिए, लेकिन 140 करोड़ जनता है, प्रत्येक से पूछना संभव नहीं है। तो जब तक कि कुछ नया टेक्नोलॉजी नहीं आ जाता कि अपना मोबाइल से सभी बताओ कि ये लागू होना चाहिए नहीं, या कौन सा एक्ट आना चाहिए,
या कौन सा एक्ट इंट्रोड्यूस होना चाहिए नया, ताकि देश की उन्नति हो, देश का प्रगति हो, देश का विकास हो, देश अमेरिका से भी आगे बढ़ जाए। तो उसके लिए कोई ऐप आ जाए, जनता उसको सजेशन दे और पार्लियामेंट पास करे। तो वो हो गया कि सुप्रीम अथॉरिटी से ये अच्छा तरह से पूछा गया और सुप्रीम अथॉरिटी जनता ने अपना अधिकार का इस्तेमाल किया। लेकिन यहाँ तो बस गेजेट नोटिस निकाल दिया, तो उस दिन से वो लागू हो गया। यह है जनता से पूछना। दूसरा है कि जो पार्लियामेंट में जो जाते हैं वो जनता ही चुन करके भेजती है, ये भी हो गया। दो मतलब एक तरह से अथॉरिटी बोल सकते हैं जनता को, जिसके पास सुप्रीम अथॉरिटी है। तो एक तो वोट दे करके भेजना, और दूसरा कि उसको गेजेट नोटिफिकेशन निकाल देता है। चलिए देखें दोस्तों, हो आगे सुधार हो, अभी तक तो यही है, तो इसी से काम चलाना पड़ेगा। चलिए दोस्तों, दूसरा रिफिल्ड कर दिया गया है। जो अंग्रेज था 1860 में से लेकर 1947 में, और जो कुछ बनाया था उसमें से कुछ हाईली इरेलीवेंट है, तो उसको क्या कर देगा, रिफिल्ड कर देगा। अभी भी इरेलीवेंट बहुत है, जो फाइन है 100 रुपया 50 रुपया, क्या यार, बड़े बड़े नेता अभिनेता सलमान खान शाहरुख खान, उसको 50 रुपया तो रोड पे गिर जाते हैं तो उठाते नहीं होंगे, और उनको आप 50 रुपया 100 रुपया फाइन कर रहे हो, तो क्या इसको अमेंड करने की जरूरत नहीं है? इसको चाहिए कि तुरंत अमेंड करें। और इसको दोस्तों जितना भी हो सके आप शेयर कीजिए, फैलाइए लोगों को कि फाइन कितना कम है, तो इसको अमेंड किया जाए। तो अमेंड शायद हो जाए तो देश के भला होगा, देश का कल्याण होगा, देश का उन्नति होगा। तो सेक्शन 3 चलते हैं दोस्तों, इंटरप्रिटेशन क्लॉज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको लीगल डिक्शनरी ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट भी कहते हैं। और यह वर्ड के मीनिंग बताता है कि कोर्ट, तो कोर्ट का मतलब क्या है? तो कोर्ट इंक्लूड्स ऑल जजेज। कोर्ट का मतलब है सभी जज हैं वो कोर्ट है, सभी मजिस्ट्रेट हैं वो कोर्ट है, एंड ऑल पर्सन, यहाँ नहीं जज तो है ही, मजिस्ट्रेट तो है ही, सभी व्यक्ति कोर्ट है, एक्सेप्ट आर्बिट्रेटर। आर्बिट्रेटर को छोड़ करके, यदि आर्बिट्रेटर सरकारी है, सरकार द्वारा रेफर किया गया है आर्बिट्रेटर, सरकार उसको पेमेंट दे रही है, सरकार उसको ड्यूटी दे रही है, तो वो भी कोर्ट है। एक्सेप्ट लेकिन आर्बिट्रेटर है। आर्बिट्रेटर क्या होता है दोस्तों? दो लोग जाइए, समझौता करा देता है और लिख के देता है, दोनों को मानना है, तो आर्बिट्रेटर, तो कोर्ट नहीं होता वो। तो कहता ऑल पर्सन लीगली ऑथराइज टू टेक एविडेंस। तो 3 तरह के कोर्ट होते हैं। एक तो सभी जज कोर्ट है, सभी मजिस्ट्रेट कोर्ट है, और सभी पर्सन जो अथॉरिटी है उनके पास, जो लीगली ऑथराइज हैं, कानूनन प्राधिकार है उनके पास कि एविडेंस लेने के लिए, कि एविडेंस वो ले और ले करके जजमेंट दे, तो वो क्या कहलाता है? कोर्ट कहलाता है। तो कितने तरह के कोर्ट हो गए? 3 तरह के कोर्ट होते हैं। कोर्ट मतलब 3 इंक्लूडेड होते हैं, 3 व्यक्ति, एक तो सभी जज, सभी मजिस्ट्रेट, सभी पर्सन जो कानून ने उनको ऑथराइज किया कि एविडेंस लेकर के दोनों पक्ष आप फैसला दीजिए, तो ये हो जाएगा कोर्ट। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, ये देख लिए कोर्ट। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों फैक्ट। नेक्स्ट कोर्ट देख लिए दोस्तों कि सभी जज, सभी मजिस्ट्रेट या सभी पर्सन जो लीगली ऑथराइज हैं टू टेक एविडेंस, वो कोर्ट कहलाएंगे। जज भी लीगली ऑथराइज हो टू टेक एविडेंस तो कोर्ट कहलाएंगे। मजिस्ट्रेट भी यदि जिस समय लीगली ऑथराइज है टू टेक एविडेंस, कोर्ट कहलाएंगे। कोई भी व्यक्ति, ऑल पर्सन या एनी पर्सन लीगली ऑथराइज टू टेक एविडेंस, तो वो कोर्ट कहलाएंगे उस समय। लेकिन आर्बिट्रेटर नहीं कहलाएंगे कोर्ट। 3 व्यक्ति ही कोर्ट कहलाएंगे। अब चलिए फैक्ट। तो फैक्ट तो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। फैक्ट में क्या होता है? एनीथिंग, मतलब कोई भी दुनिया की चीज है वो फैक्ट है। या स्टेट ऑफ थिंग, मतलब एनीथिंग, कोई भी दुनिया की चीज हो फैक्ट है। स्टेट ऑफ थिंग वो भी फैक्ट है, जैसे लिक्विड सॉलिड गैस फैक्ट है, और आग फैक्ट है, ठंडा गरम फैक्ट है। अच्छा, तो एनीथिंग फैक्ट है। उसके बाद कहता है कि स्टेट ऑफ थिंग फैक्ट है। उसके बाद कहता है रिलेशन ऑफ थिंग, मामा चाचा ताऊ भाई बहन दीदी पापा मम्मी दादा दादी, ये सब फैक्ट है। उसके बाद कहता है कि टेबल पर लैपटॉप है, फैक्ट है। किताब है अलमीरा में, फैक्ट है। बैरेक्ट रखा है सेल्फ में, फैक्ट है। उसके बाद
कोर्ट की फाइलें रखी हैं टेबल पे, फैक्ट है। तो रिलेशन ऑफ थिंग फैक्ट है। तो यदि लेकिन एक कंडीशन है दोस्तों कि एनीथिंग कैपेबल ऑफ बीइंग परसीव्ड बाय आवर सेंसेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसका मीनिंग समझ लीजिए कि यदि आप सेंस क्या है, 5 आपके सेंस है, यदि आप आंख से उसको देख सकते हैं एनीथिंग तो फैक्ट है, यदि कान से उसको सुन सकते हैं एनीथिंग तो फैक्ट है। जैसे साउंड सुनाई पड़ सकता है, बम की आवाज, झगड़ा करने की आवाज, गीत गाने की आवाज, डांस करने की मतलब डांस डीजे वजे बजता है तो डांस करते बोल बोल के गाता है तो वो सब फैक्ट है, क्योंकि आप देख सकते हैं आंख से तो फैक्ट है, कान से सुन सकते हैं तो फैक्ट है, नाक से सूंघ सकते हैं सड़ा हुआ का बदबू आ रहा है, गुलाब का खुशबू आ रहा है तो फैक्ट है। 3 हो गया, आंख, कान, नाक और जीभ। जीभ से यदि टेस्ट कर सकते, खट्टा है, मीठा है, कड़वा है तो फैक्ट है। उसके बाद स्किन से टच कर सकते हैं, ठंडा है, गर्म है तो फैक्ट है। उसके बाद है दोस्तों कि एनी मेंटल कंडीशन ऑफ विच एनी पर्सन इज कॉन्शियस इज फैक्ट। 5 चीज हो गया ना दोस्तों, सेंस ऑर्गन, आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। त्वचा से भी आप ठंडा गर्म महसूस कर सकते हैं। हाँ, किसी ने आपको मतलब पंच किया या हर्ट किया तो त्वचा से भी, छुआ तो त्वचा से महसूस होगा, तो ये क्या है, फैक्ट है। और फैक्ट हो गया एनीथिंग, स्टेट ऑफ थिंग, रिलेशन ऑफ थिंग विच कैन बी परसीव्ड बाय आवर सेंस ऑर्गन्स इज फैक्ट ओनली, which can be perceived by our sense organ is fact। तो जो कि आप हमारे सेंस ऑर्गन से क्या हो, सेंस ऑर्गन से हमारे को महसूस किया जा सकता है, सेंस ऑर्गन से। सेंस ऑर्गन से जो कि 5 होते हैं, जो कितने होते हैं सेंस ऑर्गन, टोटल 5 होते हैं। तो सेंस ऑर्गन से जिसको महसूस कर सकते हैं वही फैक्ट है। कहते हैं एनी मेंटल कंडीशन ऑफ विच एनी पर्सन कॉन्शियस इज फैक्ट। कोई भी मेंटल कंडीशन है ऑफ विच कोई व्यक्ति उससे कॉन्शियस हो, जैसे कोई पागल व्यक्ति तो हम जानते हैं कि वो पागल है तो ये फैक्ट है। कोई बुद्धिमान व्यक्ति, विद्यमान व्यक्ति है तो फैक्ट है। कोई प्रोफेसर है तो फैक्ट है। कोई डॉक्टर है तो फैक्ट है। कोई इंजीनियर है, कोई जज है, कोई वकील है तो फैक्ट है। मीन्स उसका मेंटल कंडीशन है, जो मेंटल कंडीशन ही है ना, कि पढ़ा लिखा क्या है, डॉक्टरी पढ़ा तो डॉक्टर, इंजीनियरिंग पढ़ा तो इंजीनियर, वकालत पढ़ा तो वकील है, जज बन गया तो जज है। तो ये ताकि कोई पर्सन लेकिन जांच सके, कॉन्शियस है। जैसे कोई मन में है, नया व्यक्ति आया और वो है मान लो कि इंजीनियर है, कोई जान ही नहीं रहा है कोई इंजीनियर है, तो ये फैक्ट है क्या? नहीं, क्योंकि मेंटल कंडीशन तो है ऑफ विच एनी पर्सन इज नॉट कॉन्शियस हो जाएगा। कोई नहीं है, कोई अवेयरनेस नहीं है, किसी को जानकारी नहीं है, तो यहाँ ये फैक्ट नहीं होगा। इलस्ट्रेशन चलते हैं दोस्तों की, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। इलस्ट्रेशन दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है कि देयर आर सर्टेन ऑब्जेक्ट्स अरेंज इन सर्टेन ऑर्डर इज ए फैक्ट, है ना। जैसे साइकिल ऑर्डरली मैनर में पार्क है, फाइल ABCD अल्फाबेटिकली ऑर्डर में पार्क है, व्हाइट हॉल फाइलिंग जिसको बोलते हैं, उसमें क्या तुरंत फाइल, बॉस ने मांगा तुरंत आपने निकाल के दे दिया कि ये फाइल इधर है। या मेडिसिन है, जैसे श्रीनिवास औषधि में जाइए या केमिस्ट बॉक्स में जाइए, राजा बाजार में बहुत बड़ा मेडिसिन का दुकान है, शॉप है, और उसमें यदि बॉक्स मेडिसिन सब इकट्ठे करके मान लो ढेर बना करके पाइलिंग अप करके के रख दिया जाए, अब उसको कोई भी मेडिसिन खोजेगा तो क्या मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो उसको क्या किया जाता है कि ऑब्जेक्ट्स मेडिसिन्स आर अरेंज्ड इन ए सर्टेन ऑर्डर इन ए सर्टेन प्लेस। तो जाते हैं, आप बोलते हैं पैरासीटामोल दे देता है, आप जो भी एम्पिसिलिन दे देता है, कितना mg दे देता है, कितना जल्दी लाता है, तो कैसे लाता है? तो वो सर्टेन अरेंज है, सर्टेन ऑब्जेक्ट्स है अरेंज इन सर्टेन ऑर्डर, दैट इज फैक्ट। उसके बाद है दोस्तों कि ए मैन
A man is heard A man heard something, कुछ सुना तो सेंस ऑफ सुना तो वो फैक्ट है। ए मैन saw something तो वो भी फैक्ट है। ए मैन said certain word तो किसी ने कान से सुन जाएगा ना, से सर्टन वर्ड तो कान से हम सुन गए तो वो भी फैक्ट है। ए मैन होल्ड्स ए सर्टन ओपिनियन रखता है कि राजनीतिक ओपिनियन रखता है कि एक कट्टर है वो कट्टर है, चाहे जातिवाद ओपिनियन रखता है या अच्छा ओपिनियन साधुवाद ओपिनियन रखता है या क्रिमिनल ओपिनियन रखता है, क्राइम करने का ओपिनियन रखता है कि वो मेरे को मारने आ रहा है, बस चाकू मार देगा, बंदूक लेके आ रहा है मेरे को मार देगा। तो पर्सन होल्ड सर्टन ओपिनियन हैज ए सर्टन इंटेंशन, तो वो सर्टन ओपिनियन रखता है कि उसके प्रति वो जो है वो क्रिमिनल है, वो जो है साधु, वो जो है बहुत भद्र इंसान है, वो जो है बहुत जेंटलमैन है। तो इस सर्टेन ओपिनियन किसी के बारे में रखा तो वो हो गया फैक्ट। सर्टेन इंटेंशन कि मैं तो उसको मार दूंगा या मैं उसको पैसे दूंगा, मैं उसको खाना दूंगा, मैं उसको अच्छा से रहने के लिए दूंगा, भोजन दूंगा, वस्त्र दूंगा, आवास दूंगा, तो ये इंटेंशन है किसी के प्रति, पैसे दूंगा। तो ये क्या हो गया, सर्टेन मैन हैज सर्टेन इंटेंशन, किसी के पास ये इंटेंशन है तो वो भी फैक्ट है। ए मैन एक्ट इन ए गुड फेथ तो भी फैक्ट है। ए मैन एक्ट इन ए बैड फेथ तो भी फैक्ट है। ए मैन एक्ट प्रूडेंटली तो भी फैक्ट है। मैन एक्ट ऑनेस्टली तो भी फैक्ट है। मैन एक्ट डिसऑनेस्टली तो भी फैक्ट है। a man uses a particular word in a particular sense तो भी फैक्ट है। उसके बाद कि a man was at a specific time conscious of particular sensation is a fact, कि मैं जानता हूँ कि वो मेरे को मारने आ रहा है, बोला है कि अभी तेरे को मार दूंगा बंदूक से, बंदूक लेके आ रहा है, तो सर्टेन स्पेसिफिक टाइम पे कॉन्शियस ऑफ पार्टिकुलर सेंसेशन से, तो ये भी फैक्ट है। दिस इज ए मैन ए सर्टेन रिपुटेशन इज ए फैक्ट। एक वकील साहब हैं, उनका अच्छा रिपुटेशन है तो भी फैक्ट है। एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं जो हमारे पड़ोस में रहते हैं, सबके समाज सेवा करते हैं, सबके हेल्प करते हैं, गरीब का, दुखी लोगों का, वंचित का, वो बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। और ये मेरा उनके प्रति मतलब ये है, क्या है, इंटेंशन है या ओपिनियन है, तो ये फैक्ट है। और उनका क्या हो गया, उनका रिपुटेशन ही है समाज में, तो ये क्या हुआ, फैक्ट है। अच्छा रिपुटेशन समाज में फैक्ट है। क्रिमिनल रिपुटेशन है, वो क्रिमिनल है। बैड रिपुटेशन, तो ये भी क्या है, एक फैक्ट हो गया दोस्तों। अब आ गया दोस्तों रिलेवेंट। तो रिलेवेंट समझने के लिए समझिए कि व्हाट इज फैक्ट इन इशू। तो फैक्ट इन इशू पहले जो होगा वह, उसके बाद आएगा रिलेवेंट फैक्ट। तो फैक्ट इन इशू है कि एनी फैक्ट है ना विच इज क्लेम्ड बाय वन पर्सन एंड डिनाइड बाय अनदर, है ना, इन कोर्ट ऑफ लॉ, इनमें से इन कोर्ट ऑफ लॉ, अदरवाइज आउटसाइड कोर्ट ऑफ लॉ ऑल्सो, तो ये कहलाएगा फैक्ट इन इशू। ए फैक्ट asserted by one person, denied by another is fact in issue. A fact claimed by one person and denied by another is fact in issue. आप कोई पैसा की मानते हैं कि मेरा तूने 20 लाख रुपया उधार लिया, दे दो, और दूसरा व्यक्ति बोल दिया कि हाँ तेरा 20 लाख उधार है, मैं ले लो, तो क्या फैक्ट इन इशू हुआ? नहीं, फैक्ट इन इशू हुआ नहीं, झगड़ा कुछ नहीं हुआ, झगड़ा तो हुआ नहीं। तो जब तक झगड़ा का जड़ ना हो, झगड़ा का मुद्दा ना हो, तब झगड़ा का मुद्दा को ही तो बोलते हैं फैक्ट इन इशू। तो फैक्ट इन इशू नहीं रहता। आपने कहा कि 20 लाख आपने मेरा दिया, दे दो, उसने नहीं दिया, तो आप कहाँ जाओगे? कोर्ट में जाओगे। तो कोर्ट में जाओगे तो इसके लिए क्या है, यही है फैक्ट इन इशू। तो दोस्तों अब चलते, फैक्ट इन इशू पहले समझना है, पहले समझ लिया। अब चलते हैं रिलेवेंट फैक्ट, है ना। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड दिया है ना, मैं थोड़ा इजी करके बता दिया उसको। कॉम्प्लिकेटेड दिया कि एनी पर्सन मीन्स क्लेम एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस of any right, nature, extent of any right, liability, disability asserted by one person and denied by another in a suit or proceeding, तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है फिर फैक्ट कहलाता है।
अच्छा, अब चलते हैं दोस्तों रिलेवेंट फैक्ट। रिलेवेंट फैक्ट उसके बाद में पढ़ना चाहिए, यहाँ उल्टा दिया हुआ है। रिलेवेंट फैक्ट देखते हैं। वन फैक्ट इज सेड टू बी रिलेवेंट टू अनदर व्हेन वन इज कनेक्टेड विद द अदर इन एनी ऑफ द वेज रेफर टू इन द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट रिलेटिंग टू द रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट। कहता है वन फैक्ट इज सेड टू रिलेवेंट ऑफ अनदर, एक फैक्ट है जो दूसरे फैक्ट का रिलेवेंट कहलाता है। कैसे कहलाता है? व्हेन वन इज कनेक्टेड, एक फैक्ट है कनेक्टेड है विथ अनदर फैक्ट से इन एनी ऑफ द वेज टू द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट रिलेटिंग टू रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट। रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट कितना से कितना तक शुरू होता है? तो सेक्शन 1 से 5 तक। तो ऐसे भी आप कह सकते हैं कि एक फैक्ट है जो दूसरे फैक्ट से रिलेटेड है सेक्शन 1 से 5 तरह से। मतलब सेक्शन 1 से 5 में क्या बताता है कि किस तरह से रिलेटेड है तो रिलेवेंट है, इस तरह से रिलेटेड है तो रिलेवेंट है, उस तरह से रिलेटेड है, एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है वही बताता है, तो वो रिलेवेंट है। तो सेक्शन 1 से 5 तक के लिखे हुए प्रोविजन, लिखे हुए टाइप द्वारा, लिखे हुए सेक्शन द्वारा किसी तरह से भी कनेक्टेड है एक फैक्ट दूसरे से तो रिलेवेंट फैक्ट है। या फैक्ट इन इशू से भी कनेक्टेड है, सेक्शन 1 से 5 में बताए गए 55 में, एक सेक्शन 1 से 55 में बताए गए तरीकों से यदि कनेक्टेड है तो फैक्ट इन इशू से भी कनेक्टेड है कोई फैक्ट तो रिलेवेंट फैक्ट है। या रिलेवेंट फैक्ट से कनेक्टेड है कोई फैक्ट तो वो भी रिलेवेंट फैक्ट है। कैसे कनेक्टेड है? तो चैप्टर 1 से, पार्ट 1 से। पार्ट 1 क्या है? सेक्शन 1 से लेकर के सेक्शन 55 तक। अब चलते हैं दोस्तों, रिलेवेंट फैक्ट हो गया, अब डॉक्यूमेंट चलते हैं दोस्तों। डॉक्यूमेंट क्या है? तो डॉक्यूमेंट है कि एनी मैटर, है ना। डॉक्यूमेंट क्या है? एनी मैटर। शॉर्ट में से बोलना है कि डॉक्यूमेंट क्या है तो एनी मैटर, बस यही डॉक्यूमेंट है। लेकिन आगे बोलना है तो बोला कि एक्सप्रेस्ड या डिस्क्राइब्ड होना चाहिए अपॉन एनी सब्सटेंस होना चाहिए। एनी मैटर जैसे कागज पर कुछ लिखा हुआ था, एनी मैटर हो गया, लिखा हुआ है तो क्या एक्सप्रेस्ड है ऑन कागज, अपॉन सब्सटेंस क्या हो गया? कागज, है ना। बाय मीन्स ऑफ लेटर, लेटर से लिखेंगे तब भी डॉक्यूमेंट है। फिगर बना दिए उसमें, है ना, त्रिभुज चतुर्भुज बना दिए तो भी फैक्ट है। मार्क बना दिए, कुछ मार्क बना दिए कि रोड इधर जाता है, मुड़ना है, हाँ, गड्ढा आगे आगे बम्पर है तो भी क्या है? डॉक्यूमेंट है। लोहे में लिख के बोर्ड टपका है, ये बोर्ड फिक्स करते हैं ना रोड के साइड में, तो वो क्या है? डॉक्यूमेंट है। या मोर देन वन ऑफ दीज मीन्स लेटर फिगर भी यूज कर सकते हैं या तीनों यूज कर सकते हैं, लेटर फिगर मार्क। मोर देन वन ऑफ दीज मीन्स द्वारा लिखा गया है, इनग्रेव किया गया है या किसी तरह से एक्सप्रेस किया जा सकता है तो वो फैक्ट है। और नेक्स्ट कंडीशन है कि इंटेंडेड टू बी यूज्ड, इंटेंडेड टू बी यूज्ड मतलब उसका इंटेंशन हो कि भविष्य में एविडेंस के लिए यूज हो। इंटेंडेड टू बी यूज्ड फॉर एविडेंस, इंटेंडेड टू बी यूज्ड फॉर द intended to be used for the purpose of recording the matter, है ना, कि वह मैटर रिकॉर्ड हो, या फॉर द पर्पज ऑफ एविडेंस या बोल सकते हैं। तो कितना कंडीशन आ गया? बहुत सारा। क्या क्या? कि कोई मैटर है, एक्सपीरियंस है, डिस्क्राइब्ड है अपॉन एनी सब्सटेंस by means any matter expressed or described upon any substance by means of letter, figure or mark, है ना, और more than one of those are intended to be used for recording the matter। तो क्या हो गया? फैक्ट हो गया, वो सॉरी वो डॉक्यूमेंट हो गया। डॉक्यूमेंट के परिभाषा पढ़ रहे हैं कि any matter expressed or subscribed upon any substance by means of letter, figure or marks or more than one of those means for the purpose of recording the matter, for the purpose of evidence बोल दीजिए। तो ये इज ए डॉक्यूमेंट। द राइटिंग इज ए डॉक्यूमेंट, किताब में कुछ लिखा हो डॉक्यूमेंट है। वर्ड प्रिंटेड, लिथोग्राफ्ड, लिथोग्राफ्ड भी है, प्रिंटेड फोटोग्राफ है, प्रिंट और डॉक्यूमेंट। मैप है, डॉक्यूमेंट है। प्लान है, बार प्लान है मान लो, डॉक्यूमेंट है। इंस्क्रिप्शन है ऑन ए मेटल प्लेट और तो डॉक्यूमेंट है। जैसे आप इंश्योरेंस कराने जाते हो तो क्या करता है? उसका स्केच लेता है ना पेंसिल से, तो इनग्रेव है उसका क्या? चेसिस नंबर, इंजन नंबर,
तो वो फैक्ट एक डॉक्यूमेंट है। स्टोन पे कुछ लिखा है तो वो क्या है, डॉक्यूमेंट है। जैसे अशोक राज्य के समय क्या क्या हुआ, क्या क्या घटना हुआ, लोहे के पिलर में अशोक जो है लिखवाता था, तो क्या है, डॉक्यूमेंट है। ए कैरिकेचर इज ए डॉक्यूमेंट, कैरिकेचर इज ए डॉक्यूमेंट। आपने कोई कैरिकेचर बना दिया है तो वो क्या है, वो भी एक डॉक्यूमेंट है। कैरिकेचर बनाए हैं तो कैरिकेचर तो भी एक डॉक्यूमेंट है। उसके बाद अब एविडेंस चलते हैं दोस्तों। एविडेंस क्या है? Caricature means picture, description, imitation of a person in which certain striking characteristics are exaggerated, है ना। मेक और गिव ए कैरिकेचर ऑफ, है ना। कार्टून बना रहे हैं तो भी क्या है, वो क्या है, एक डॉक्यूमेंट है। तो कार्टून वाला, कार्टून सा, कार्टून, कैरिकेचर मीन्स कार्टून, एक तरह से आप बोल सकते हैं इसको, कार्टून बोल सकते हैं। सॉरी दोस्तों, अच्छा चलो, कार्टून बना दिए तो ये भी एक क्या है दोस्तों, कैरिकेचर है। तो ये क्या है, डॉक्यूमेंट है। अब चलते हैं दोस्तों एविडेंस। तो व्हाट इज एविडेंस? तो एविडेंस को बहुत ध्यान से देखना है दोस्तों। ऑल स्टेटमेंट आर एविडेंट, ऑल डॉक्यूमेंट्स आर एविडेंट, और ऑल इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स आर एविडेंस। ठीक है दोस्तों। तो अब ऑल स्टेटमेंट देखते हैं। विच द कोर्ट परमिट्स या रिक्वायर्ड टू बी मेड बिफोर इट बाय विटनेस इन रिलेशन टू मैटर अंडर फैक्ट, in relation to matter of fact under inquiry। मीन्स एविडेंस क्या है, तो ऑल स्टेटमेंट एविडेंस है विच द कोर्ट परमिट्स, है ना, परमिट्स टू बी मेड बिफोर इट बाय विटनेस। तो वो स्टेटमेंट जो होगा एविडेंस हो जाएगा। एविडेंस ऐसे भी क्या होता है, जा करके विटनेस जो है बोलता है, वही एविडेंस है ना। तो वही तो यहाँ बोल रहा है कि ऑल स्टेटमेंट विच द कोर्ट परमिट्स टू बी मेड बिफोर इट बाय विटनेस इन रिलेशन टू फैक्ट अंडर इंक्वायरी। इंक्वायरी ही तो होता है फैक्ट का, तो वो क्या हो गया, एविडेंस हो गया। उसके बाद कहता है ऑल सच स्टेटमेंट कॉल्ड ओरल एविडेंस। तो ऐसे सभी स्टेटमेंट को ओरल एविडेंस बोलते हैं दोस्तों। तो ओरल एविडेंस द्वारा भी कन्विक्शन होता है, लेकिन ओरल एविडेंस थोड़ा वीक एविडेंस है ना, क्योंकि झूठ भी इंसान बोल देता है ना, अब बोलता ही है कोर्ट में। उसके बाद नेक्स्ट चलिए डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। तो दो भाग में बांटा गया है डॉक्यूमेंट्री में, एक तो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस और एक जो नॉर्मल मीन्स पेपर वाला एविडेंस है वो। तो ऑल डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स प्रोड्यूस्ड फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ कोर्ट। अब कोर्ट इंस्पेक्शन डॉक्यूमेंट बोलेगा थोड़े ना, तो क्या कहलाएगा, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कहलाएगा। जैसे सच डॉक्यूमेंट्स आर कॉल्ड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड हो या डॉक्यूमेंट हो, वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कहलाएगा। उसके बाद है दोस्तों प्रूव्ड क्या है, ए फैक्ट इज सेड टू बी प्रूव्ड। ए फैक्ट है जो बोला जाता है कि प्रूव हो गया है, कब, व्हेन आफ्टर कंसीडरिंग द मैटर बिफोर इट मतलब बिफोर द कोर्ट एदर बिलीव इट एग्जिस्ट, तो वो क्या है, प्रूव्ड कहलाएगा। या कंसीडर इट एग्जिस्टेंस इज सो प्रोबेबल दैट ए प्रूडेंट मैन आउट अंडर द सेम सर्कमस्टांसेज एक्ट ऑन सपोजिशन दैट इट एग्जिस्ट। कहता है दो तरह से प्रूव होगा। एक तो कि एक जो फैक्ट है जो अब कोर्ट के सामने आया, रखा गया, बोला गया, डॉक्यूमेंट दिखाया गया, तो कोर्ट वो बिलीव करता है कि एग्जिस्ट है, तो वो हो गया प्रूव्ड, काम खत्म हो गया। दूसरा कहता है कि कंसीडर अब एकदम 100% नहीं मिल रहा है,
तो क्या कहता है, कंसीडर इट्स एग्जिस्टेंस सो प्रोबेबल, मतलब हाईली प्रोबेबल, बहुत ही संभाव्य है कि एक साधारण सूझबूझ वाला व्यक्ति यदि मेरे जगह पे रहता, अंडर द सर्कमस्टांस ऑफ द पर्टिकुलर केस में, इस केस में मेरे जगह पर रहता, तो वो यह समझता कि ये एग्जिस्ट करता है, तो वो क्या कहलाएगा, प्रूफ। तो दो तरह से, या तो कोर्ट बिलीव करे, खुद कोर्ट को विश्वास है कि यह एग्जिस्ट करता है, कंसीडर करें मैटर डॉक्यूमेंट्री और ओरल एविडेंस को लेने के बाद, या कोर्ट ये बिलीव करे कि यह एक प्रूडेंट मैन है जो सेम सर्कमस्टांसेस में, अंडर द पर्टिकुलर केस, इसी केस में, इसी सर्कमस्टांसेस में एक सामान्य सूझबूझ वाला व्यक्ति यह एक्ट करता कि यह एग्जिस्ट करता है, तो भी वह प्रूव्ड कहलाता है। डिसअप्रूव्ड तो कहता है ए फैक्ट इज सेड टू बी डिसअप्रूव्ड व्हेन आफ्टर कंसीडरिंग द मैटर बिफोर इट कोर्ट ईदर बिलीव्स दैट इट डज नॉट एग्जिस्ट, कोर्ट बिलीव करता है कि यह एग्जिस्ट नहीं करता है, और कंसीडर्स इट नॉन एग्जिस्टेंस सो प्रोबेबल दैट ए प्रूडेंट मैन आउट अंडर द circumstances of particular case to act upon the supposition that it does not exist. तो कोर्ट आफ्टर कंसीडरिंग द मैटर बिफोर इट वो बिलीव करता है कि इट डज नॉट एग्जिस्ट, तो डिसअप्रूव्ड हो गया। आफ्टर कंसीडरिंग द मैटर बिफोर इट कोर्ट बिलीव करता है कि एक सामान्य सूझबूझ वाला व्यक्ति भी मेरे जगह पे रहता, तो वह बोलता है कि यह एग्जिस्ट नहीं करता है, यह सत्य नहीं है, यह झूठ बोल रहा है, झूठा स्टेटमेंट है, झूठा डॉक्यूमेंट है, और यह किससे केस प्रूव नहीं होता है, तो वो क्या हो जाएगा, डिसअप्रूव्ड कहलाएगा। आफ्टर कंसीडरिंग द मैटर बिफोर द कोर्ट, इट मतलब कोर्ट, द कोर्ट बिलीव्स दैट इट डज नॉट एग्जिस्ट, काम खत्म। या आफ्टर कंसीडरिंग द मैटर बिफोर कोर्ट द कोर्ट कंसीडर इट्स नॉन एग्जिस्टेंस इज सो प्रोबेबल दैट एक प्रूडेंट मैन रहता, समान सूझबूझ वाला व्यक्ति उसके जगह पे, तो वो भी यही सपोज करता, यही उसको भी सपोज करके एक्ट अपॉन करता कि यह एग्जिस्ट नहीं करता है। अब चलिए दोस्तों, नॉट प्रूव्ड क्या है, द फैक्ट नीदर प्रूव्ड नॉट डिसप्रूव्ड, ए फैक्ट इज सेड नॉट टू बी प्रूव्ड या नॉट प्रूव्ड व्हेन इट इज नीदर प्रूव्ड नॉट डिसप्रूव्ड। अब दोस्तों चलिए, इंडिया क्या है, इंडिया मीन्स द टेरिटरी ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू कश्मीर। कौन है यार, इसको अब इंक्लूडिंग करो, एक्सक्लूडिंग नहीं दोस्तों, इंक्लूडिंग करो। ये क्या है, तारीख क्या है, तो तारीख दोस्तों 31 अक्टूबर 2019 से लागू है कि वो इंडियन टेरिटरी हो गया दोस्तों। इंक्लूडिंग इंडिया मीन्स पूरा इंडिया, वन नेशन वन कॉन्स्टिट्यूशन। चलो दोस्तों, अब सेक्शन 4 चलो। सेक्शन 4 में प्रिज्यूम, तो कहता है कोर्ट कभी कभी किसी बात को मे प्रिज्यूम, में ऑलवेज इंक्लूड मे नॉट, whenever it is provided by this act that court may presume a fact, it may either regard such fact as proved or may regard such fact as not proved, तो may presume हो गया। unless until it is disproved may call for proof of it, प्रूफ हो गया तब तो कोई बात नहीं हुआ तो प्रूफ के लिए असर्टिंग पार्टी, जो पार्टी ला रही है डॉक्यूमेंट, उसी को बोलेगा प्रूफ करो कि ये सही डॉक्यूमेंट है। दूसरा पार्टी डिसअप्रूव कर दे तो कोई बात नहीं, या ये भी प्रिज्यूम कर सकता है कि ये एग्जिस्ट करता है, मैं प्रिज्यूम कि ये डॉक्यूमेंट सही है, तो अपोजिट पार्टी अब प्रूव करेगा कि डॉक्यूमेंट है वो गलत है। और दूसरा है सेल्फ प्रिज्यूम, whenever it is directed by this act that court shall presume a fact, it shall regard such fact as proved unless and until it is disproved. सेल्फ प्रिज्यूम कहलाता है। whenever it is, अब मे प्रिज्यूम से ऊपर है, सेल्फ प्रिज्यूम में असर्टिंग पार्टी को, जो पार्टी ने डॉक्यूमेंट लाया है, जो पार्टी ने विटनेस लाया है, जो पार्टी ने डॉक्यूमेंट्री एविडेंस लाया, उसी को नहीं बोलेंगे कि तुम इसको प्रूव करो। अपोजिट पार्टी डिसप्रूव करना चाहे तो अलाउ है,
तो सेल प्रोज्यूम अब मे प्रोज्यूम में अंतर है। मे प्रोज्यूम में लाने वाला जो डॉक्यूमेंट लाया है पार्टी, उसी को बोल सकते हैं कि तुम पहले साबित करो कि सही डॉक्यूमेंट है तुम्हारा। तो ऐसा है, लेकिन सेल प्रोज्यूम में ऐसा नहीं है। इनेबिलिटी डायरेक्टेड पहले है, इसमें प्रोवाइडेड है दोस्तों, प्रोवाइडेड, लेकिन इसमें है डायरेक्टेड। सेल प्रोज्यूम में डायरेक्टेड बाय दिस एक्ट दैट द कोर्ट सेल प्रोज्यूम, तो सेल प्रोज्यूम मीन्स कोर्ट मानेगा ही मानेगा कि इट सेल रिगार्ड सच फैक्ट एज प्रूव्ड। जो भी फैक्ट असर्टिंग पार्टी लाता है तो उसको मानेगा कि ये सही है, अनलेस अनटिल इट इज डिस्प्रूव्ड। जैसे कोर्ट कोई एक्यूज आता है साधारण केस में आईपीसी में, तो कोर्ट को प्रिज्यूम करना है कि वो एक्यूज है, निर्दोष है। और लेकिन अब कुछ आप एक्सेप्शन को इसका छोड़ दें तो ये मानता है कि पार्टी निर्देश है, अपोजिट पार्टी उसको प्रूव करे कि वह ये है मतलब दोषी है। नहीं तो मैं तो मान के चलूंगा कि निर्दोष, अब साबित करो कि ये दोषी है तब ना कन्विक्शन हुआ, तब जेल जाएगा। अब मे प्रिज्यूम में कोई डॉक्यूमेंट को लाया और फटा चीटा है, ठीक से पढ़ा नहीं जा रहा, नॉट एलिजिबल, और बोल रहा है कि हुजूर ये डॉक्यूमेंट सही है, और ये हुजूर डॉक्यूमेंट है जो 30 साल पुराना है तो सही माना जाए, और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड 5 साल पुराना है तो सही माना जाए। अब दिख रहा है नहीं, तो बोलता है मे प्रिज्यूम मे नॉट प्रिज्यूम। नहीं यार, तुम ही साबित करो कि ओरिजिनल है, तो मे प्रिज्यूम मे नॉट प्रिज्यूम। अब उससे भी खतरनाक आया दोस्तों, मस्ट प्रिज्यूम। एक है मे प्रिज्यूम प्रोवाइडेड बाय कोर्ट, सेल प्रिज्यूम डायरेक्टेड बाय कोर्ट। कंक्लूसिव प्रूफ को मैं बोलता हूँ मस्ट प्रिज्यूम, मीन्स डिक्लेयर्ड बाय द कोर्ट। यह डिक्लेरेशन है फैक्ट का। जज साहब को अपना दिमाग नहीं लगाना है कि ये व्हेन वन फैक्ट इज डिक्लेयर्ड बाय दिस एक्ट टू बी कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ अनदर, हाँ, द कोर्ट शैल ऑन द proof of one fact regard the other fact as proved and shall not allow evidence to be given for purpose of disproving it। कोई पार्टी एविडेंस नहीं देगा। पहला मे प्रिज्यूम में दोनों में से कोई पार्टी एविडेंस दे सकता है, प्रोवाइडेड बाय दिस एक्ट है, मान सकता है, कोर्ट नहीं भी मान सकता है। दूसरा में लाने वाला पार्टी से एविडेंस नहीं माना जाएगा, कोर्ट को प्रिज्यूम करना है कि ये सही है। अब विरोधी का पार्टी है वो एविडेंस दे सकता है, उसको डिस्प्रूव कर सकता है एविडेंस द्वारा। तीसरा में मस्ट प्रूव या कंक्लूसिव प्रूफ या डायरेक्टेड बाय द कोर्ट है, इसमें ना लाने वाला पार्टी को ना अपोजिट पार्टी को एविडेंस देना, इसके अगेंस्ट में एविडेंस नहीं दिया जाएगा, इसके अगेंस्ट में एविडेंस नहीं दिया जाएगा। तो ये है दोस्तों कि व्हेन वन फैक्ट इज डिक्लेयर्ड बाय दिस एक्ट to be conclusive proof of another, the court shall on proof of one fact regard the another fact as proved। तो यह है conclusive proof दोस्तों। तो दो इसमें दो फैक्ट का रहना, एक तो दो फैक्ट का रहना जरूरी है, और ये एक्ट द्वारा डिक्लेयर्ड है कि भाई आपको कंक्लूसिव प्रूफ मानना है, मस्ट प्रिज्यूम करना है। तो एक फैक्ट प्रूव हुआ तो दूसरा फैक्ट को प्रूव मानना है। तो मे प्रिज्यूम में है दोस्तों, सेक्शन 4 में है तीनों। तो मे प्रिज्यूम में है प्रोवाइडेड बाय द एक्ट, सेल प्रिज्यूम में है डायरेक्टेड बाय द एक्ट, कंक्लूसिव प्रूफ में है डिक्लेयर्ड बाय द एक्ट। मे प्रिज्यूम में है दोनों पार्टी में से किसी से बोलो तुम भी प्रूव करो, लाने वाला ही ये नहीं तो तुम प्रूव करो, है ना। उसके बाद सेल प्रिज्यूम में लाने वाला से नहीं बोलना है कि तुम प्रूव करो, जो अपोजिट पार्टी उसको बोलेंगे कि तुम डिस्प्रूव करो, हम तो प्रूव्ड माने हैं। कंक्लूसिव प्रूफ में है कि मस्ट प्रिज्यूम, न लाने वाला पार्टी की बात सुनेंगे न अपोजिट पार्टी की बात सुनेंगे, हम मानेंगे कि यह फैक्ट है तो है। अब चैप्टर 2 कल से देखेंगे दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सेक्शन 5 से शुरू होगा कि एविडेंस में बी गिवन ऑफ फैक्ट इन इशू एंड रिलेवेंट फैक्ट। सिर्फ दो ही चीज पे एविडेंस दिया जा सकता है। तो इस छोटे से वीडियो के लिए दोस्तों बहुत बहुत मतलब आपका धन्यवाद देखने के लिए, और मेरे को दोस्तों प्रोत्साहन दीजिए ताकि आपको अच्छे से अच्छे मैं वीडियो बना सकूं, बहुत मेहनत कर सकूं। आप मेरा व्हाट्सएप पे भी कमेंट कर सकते हैं, आप मेरा कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, और मेरा मोबाइल नंबर है 9468346559।
थैंक यू दोस्तों, बाय। अगला देखेंगे चैप्टर 2 सेक्शन 5 से आगे इंडियन एविडेंस एक्ट का। प्लीज दोस्तों मेरा चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे को क्या है, मैं तो चैनल फ्री बना रहा हूँ, मेरे को कुछ नहीं मिला है, उसका कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम आप लोग तो लाइक करें, मेरे को प्रोत्साहन मिलेगा कि ठीक है चैनल बना रहा हूँ, सही कर रहा हूँ। थैंक यू दोस्तों।